इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा मुर्गी घरों की देखभाल। यानी जो किसान भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की जो है देखभाल कर सके हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को सुरक्षित रख के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे किसान भाइयों खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहले करेंगे चर्चा मुर्गी घरों की देखभाल। तो भाइयों, जैसा हमने कहा कि कृषि के सहायक धंधों में जो है मुर्गी पालन भी अपने आप में एक बहुत ही अहम व्यवसाय माना जा है और मुर्गी उत्पादन प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक जो प्रबंध कराया जा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस संवेदनशील भाग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसकी उत्पादन में नुकसान हो सका है, कमी आ सके, गिरावट आ सके है। और मुर्गी वंश अच्छा होने के बावजूद भी जो उसका सही तरीके से प्रबंध ना कराया गया तो पक्षियों से जो सही और अपेक्षित उत्पादन हमने उम्मीद रहे वो नहीं मिल पाएगा। कुशल व्यवस्था और सावधानी पूर्वक अपना के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है प्राप्ति के लिए मुर्गी पालन में मनुष्य ही अपनी अहम भूमिका निभावे है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि चूज़ों की जो सावधानी से रख रखाव और उनका प्रबंध कराया जाए, क्योंकि चूज़ों के प्रबंधन को ब्रूडिंग प्रबंध भी कहते हैं। तो लेयर पक्षियों के चूजे 7 से 8 हफ्ते के ब्रूडर हाउस में रखे जाएँ और बाद में ग्रोवर हाउस में उनको स्थानांतरित करते हैं। पर ब्रायर में 3 सप्ताह तक का ब्रूडिंग और इसके बाद का जो ग्रोइंग है उसी घर में करी जाए जहाँ उनको शुरू में रखा था। वहाँ से ब्रूडर को निकाल के उन्हीं के रहने की और खाने और पानी पीने की जो जगह है वो बढ़ाई जाए। और जो फार्म पे मुर्गी का एक ही घर है तो अंडों के लिए जो है प्लूलेट्स बढ़ाने के लिए चूज़ों की ब्रूडिंग जो है वो अलग अलग महीनों में करी जाए। जिस तरह जनवरी से मार्च तक कर सके हैं, महीने में शुरू करके वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। और पुलेटस जो है वो सितंबर यानी अगले महीने से लेकर जनवरी तक के महीने से ज़्यादा उत्पादन उसमें रहेगा, मिलेगा। और जब अंडों की कीमतें बाज़ार में अच्छी होंगी तो चूज़ों का सावधानी पूर्वक जो है प्रबंध जो है वो हम समय समय पर करते रहें। जैसे वातावरण क्या है कि वातावरण चूज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अनुकूल वातावरण होगा तो वे अच्छे से तेज़ी से जो है अपनी वृद्धि करेंगे। और ब्रूडिंग हाउस में ज़्यादा धूल से सांस की बीमारियां बढ़ जाएं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसी तरह से हवा का ज़्यादा गिल्लेपन यानी कि ज़्यादा आर्द्रता या नमी होना उसमें वो अमोनिया जो है वायु में बढ़ जाएगा, अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे चूज़ों की आंखों में जलन और सांस के रोग जो है उसमें ज़्यादा बढ़ सके हैं। इसके अलावा जो चूज़ों के स्वास्थ्य संबंधी प्रबंध में जो है देखा गया है कि चूज़ों की नई टुकड़ी होने से पहले ब्रूडर हाउस जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए या फिर फ्यूमिगेशन जो है उसके अंदर कर दें, जिससे कि उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना रहें। और पहले ब्रूडर्स कि उनकी खुराक, उनके जो पानी के बर्तन हैं, चूजे रक्षक या दूसरी कोई भी चीज़ या साधन जो है साफ़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ़ करके जो है उसको कीटाणुनाशक दवाई से जो है उसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। उनको कुछ समय के लिए धूप में भी सुखाना ज़रूरी है। ब्रूडर हाउस में से खाद निकाल के उसका बोतल खुरचन से साफ़ कर दें और पानी में फिनाइल मिला के अच्छे से घर को धो दें। इसी के साथ घर के कीड़ों का जाड़ा भी जो है वो अच्छे से साफ़ करना चाहिए।
इसके बाद सुमिथियान या मेलाथियान जो भी कीटनाशक उपलब्ध हो उसका छिड़कना और कबूतर जाली या फिर लोहे के भाग में ब्लोअर से उसको हटाना ये ज़रूरी हो जाए, जिससे कीड़े, माइट्स वगैरह, टिक्स जिसने कहते हैं कि चिचड़ी वगैरह भी आ जाएं, ये जंतु जो हैं ख़त्म करे जा सकें, जलाए जा सकें। इसके बाद पूरे मकान को अंदर बाहर से चूना लगा के जो है उसको साफ़ करें। ये सब होने के बाद ब्रूडर हाउस लेयर्स पक्षियों के लिए, चूजों के लिए 3 से 4 हफ्ते और ब्रायलर्स के लिए 2 से 5 हफ्ते तक खाली रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इसके साथ साथ जो आ जाए बात कि उनके नीचे जो बिछावन है उसका भी जो है साफ़ सुथरा रखें, या फिर और ध्यान रखना है तो उसके लिए डीप लिटर रीति के जरिए जो है बहुत महत्व हो जा है कि चावल या लकड़ी का भूसा, मूंगफली के छिलके जैसे पदार्थ जो हैं वो लीटर के जरिए इस्तेमाल करे जाएँ और बोतल पे 4.5 सेंटीमीटर गहराई का इसका आवरण बिछाया जाए। आगे इसको 7 से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सके है। और पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि जो बिछावन है हर दिन जो है उल्टा पलटा कराया जा सके है, जिसको कि रैकिंग कहते हैं, और इसका गीलापन 18 से 24% तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है एक तरह से कई बार जो है ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण वो बड़ा कठोर सा हो जाए, तो इस तरह जो लकड़ी सी बन जाए, तख्तियाँ सी बन जाएँ, वो उसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। और इसके साथ साथ एक चूजे को ब्रूडर के अंदर लगभग 50 से 66 जो चौड़ी सेंटीमीटर जगह जो है वो उसके अनुकूल मानी गई है, जिसमें वो खुला आसानी से रह सके है। और इसके साथ साथ यानी कि 1 मीटर घेरे व्यास का ब्रूडर 250 से 270 चूजों को जो है वो उसके अंदर उपलब्ध कर सके है, रख सके है खुले में आराम से। कम जगह में चूजे एक दूसरे पे जो है चढ़ के या दब के, क्योंकि एक दूसरे पे चढ़ जाएं, कई बार बड़े चूजे आ जाएं तो वो उन्हें छोटों ने नीचे दबा लेंगे, और या फिर न्यू कह लो जब ये ऐसी उसमें तंग जगह होगी तो उनकी बढ़ोतरी में भी रुकावट बनेगा, या फिर भुखमरी जैसे प्रतिकूल जो वातावरण में परिणाम बनेंगे वो भी बन जाएं, और उससे बजाय के चूजे जो है अच्छी तरह से विकसित होने के वो जो है संकुचित हो जाएंगे, रुकेंगे, उनकी बढ़वार सही नहीं हो पाएगी और उनकी मृत्यु दर भी बढ़ सके है। इसके साथ साथ चूजे जो है गर्मी के स्रोत से दूर जाकर ना मरें, इसलिए ब्रूडर के आजू बाजू में तकरीबन 45 सेंटीमीटर ऊंचाई की गोल पर्दी लगा देनी चाहिए, जिसे कि चूजे रक्षक के रूप में जाना जाए। कार्डबोर्ड या प्लाईवुड का इसके लिए इस्तेमाल किया जा सके है। इसको शुरू में ब्रूडर के किनारों से 85 से 90 सेंटीमीटर और 4 दिन के बाद 130 सेंटीमीटर के अंतर पर लगाया जा सके है, और शुरू के 7-8 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सके है। इसके अलावा थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम ये चूजे रख रहे हैं या ब्रूडिंग कर रहे हैं वहाँ जो है तापमान व्यवस्था भी सही हो, क्योंकि ब्रूडिंग के दौरान तापमान का नियंत्रण करना जो है या उसका व्यवस्थित रहना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए उनके सही प्राकृतिक बढ़वार के लिए। कम या ज़्यादा तापमान से मृत्यु संख्या बढ़ सके है चूजों में, या फिर बढ़ोतरी कम होगी। गर्मी के क्षेत्र से बाहरी किनारों से 6 से 9 सेंटीमीटर अंदर और जो लीटर तल से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तापमान नापा जाए। पहले हफ्ते में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहना जरूरी है। बाद में हर हफ्ते के तापमान को जो है 2.6 डिग्री सेल्सियस से घटा के इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे यानी आम तापमान पर जो है उसको स्थिर कर देना चाहिए। ब्रूडर की ऊंचाई तापमान की ज़रूरत पर निर्भर करे है, पर वो कम से कम 12 से 14 सेंटीमीटर होना जरूरी है, जिससे चूजे आसानी से उसके नीचे घूम फिर सकें। अलग अलग जो वाट के जिस तरह 200, 100 या 60 या कम या ज़्यादा संख्या में बल्ब जो हैं वो तापमान कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करे जा सके हैं। ब्रूडर के नीचे पूरी जगह में आरामदायी जो चहल पहल है या उनका घूमना फिरना जो है उसके साथ चूजों का समान रूप से बिखरा रहना जो है सही तापमान की पहचान है कि वो आराम से कहीं भी गतिशील हैं अपने जो घर है उनका उसके अंदर, और वो किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है उनकी खुराक, उनके पानी का, इसका भी ध्यान रखना है। चूजों की आयु, आकार, प्रकार पर जो है वो भूतल जगह पर निर्भर करे है। ज़रूरत से कम जगह का चूजों की कार्य क्षमता पर जो है बुरा असर पाएगा। पहले दिन से 8 हफ्ते तक हर एक चूजे को 2 से 7 सेंटीमीटर तक खुराक खाने की जगह जरूरी हो जाए। इसी तरह पानी पीने की जगह 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति चूजा ज़रूरत है। चूजों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए
दिन में कम से कम 4 से 5 बार उनको खुराक पिलाना फ़ायदेमंद हो जाए। इसके साथ साथ जो प्रकाश व्यवस्था है यानी रोशनी है या उजाला कह लें, वो भी जो है सही होना चाहिए। चूज़ों को दिन रात में जो है उनको अच्छी पर्याप्त रोशनी चाहिए, यानी कि दिन में सूरज का उजाला काफ़ी रहेगा और रात में जो है कृत्रिम रोशनी के जरिए या उजाले के जरिए जो है बिजली के बल्ब या ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़े है। जल्दी बढ़ोतरी और खुराक के चलते रहने के लिए जो है उनको बेहतर अच्छी प्रकाश व्यवस्था का भी उनके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ समय समय पर उनका जो टीकाकरण है या फिर उनकी चोंच को काटना, इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। चूज़ों के स्वास्थ्य के लिए योग्य टीकाकरण कार्यक्रम का जो है अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र में रोग के प्रादुर्भाव को देख कर जो है उसके अनुसार ही थोड़ा बहुत बदलाव इसमें कराया जा सके है। और कई बार ये देखा जा है कि मुर्गी घरों में जैसे जैसे चूजे जो हैं बढ़वार करेंगे, उनका आकार बढ़ेगा, तो वे थोड़ा चोंच मारने की बुरी आदत और खाद्य खराबी पर नियंत्रण पाने के लिए पहले दिन या 6 से 9 दिन या फिर 3 से 4 हफ्ते में जो है वो एक दूसरे पर चोंच मारने लग जाएं। तो उससे बचाने के लिए, जिससे कि वो एक दूसरे को घायल ना कर दें, नुकसान ना पहुँचाएं या स्वयं को नुकसान ना पहुँचाएं, उसके लिए उनकी छोटी छोटी आगे से नुकीली चोंच को काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। तो ये जो है जो अच्छा नज़दीकी जो कुशल पशु चिकित्सक है उसकी देख रेख में ये काम कराया जा सके है। इसी तरह पुलेटस की जो व्यवस्था है तो यह बहुत ही जो है कुशलता से करना का काम है, क्योंकि पुलेटस का बढ़ोतरी का दर्जा उनके भविष्य में अच्छा उत्पादन वाले लेयर्स बनने में अहम महत्व रखा है। इस काम का जो उद्देश्य है 18 से 20 हफ्ते में अंडे देने वाली लगभग 1.25 से 1.35 ग्राम तक वजन की जो पुलेटस है वो बढ़ाना जरूरी है। इस उम्र में ब्रॉयलर के नर और मादा वजन अनुक्रम से 2.6 और 2.1 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा वंश भेद खुराक नियंत्रण के मुताबिक वजन में जो है बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको कृत्रिम उजाले की ज़रूरत नहीं होती, दिन का उजाला उनके लिए पर्याप्त रहेगा। बढ़ते आयु के अनुसार रहने, खाने और पीने की जगह जो है बढ़ाई जाए और पीने के पानी की ज़रूरत तापमान, नमी यानी आर्द्रता, खुराक पदार्थ और वातावरण और उसके उम्र के ऊपर जो है निर्भर करे है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस या फिर ज़्यादा होने पर जो पानी की ज़रूरत है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ कालबद्ध तरीके से देखें यानी 2.5 से 3 महीने में आंतजीवी कीड़ों की दवाई जो है आमतौर पर रानीखेत टीके के 1 हफ्ते पहले उनको पिलानी जरूरी है। इन बीमारियों से पक्षियों को जो है दूर रखना है। विशेष रूप से मुर्गियों में तनाव पैदा ना हो इसके लिए यह दवाई सुबह या शाम को जो है उनको पिलाई जाए। और डीप लीटर रीति के जरिए जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी है हो गई है तो उसका जो है पूरा लीटर बदल कर नए लीटर चूना मिला कर उसमें बिछावें। दूसरी बार का चोंच काटने का जो काम भी है इस दौरान 14 से 16 हफ्ते की उम्र में कराया जा सके है और ज़रूरत पड़े तो आवश्यक टीके भी जो है लगाए जा सके हैं। बढ़ोतरी क्षमता की जांच के लिए हर हफ्ते 5 से 10% पुलेटस का वजन जो है वो कराया जा सके और पुलेटस अवस्था, ब्रॉयलर ब्रीडर्स की लिंग परिपक्वता और वजन योग्य खुराक नियंत्रण से जो है मर्यादित रखा जाए। इसके लिए खुराक मात्रा और दर्जा दोनों का नियंत्रण जो है शामिल रहेगा। इससे भविष्य में अंडा उत्पादन हचेबिलिटी पर होना जो है बुरा असर टाला जा सके। दूसरी बात, ब्रीडर्स बढ़ाने की लागत में इससे कमी आवे है और इस काम के लिए भी 5 से 10% पुलेटस हर हफ्ते जो है तोड़ना जरूरी हो जाए। इसके साथ साथ कई बार बाहरी जीव हैं जिस तरह नेवड़ा है, बिल्ली है, चूहा है या और कोई जो बाहरी जीव हैं जो कहीं बाहर जालियां टूटी हुई हैं या कोई नालियां हैं, खिड़की दरवाज़ा बंद करना भूल जाए, उसकी तरफ जो है ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि बाहरी जीव भी कई बार जो है वो हमारे जो मुर्गी घर हैं उसमें अंदर घुस के जो है वो नुकसान पहुंचा सके हैं या एक तरह से तनाव उनमें पैदा कर सकें और इससे भी जो है एक दूसरे पे की तरफ भाग के उसके ऊपर चढ़ के अपने को बचाने के लिए बाहरी जीवों से तो अंदर जो पक्षी हैं या मुर्गी हैं या चूजे हैं उनका भी मृत्यु दर बढ़ सके। इसलिए हमने जो है समय समय पे
अंदर भी मुर्गी घरों के और बाहर भी, दोनों तरफ जो है घूम के अच्छे से जो है जानकारी लेनी है, जिससे कि कहीं पे भी कोई कमी दिखाई दे रही है उसको समय समय पे पूरा किया जा सके, और जो मुर्गी घर हैं उनको अच्छे से प्रबंध करके, कुशल प्रबंध करके जो है हम जो हमारा मुर्गी पालन व्यवसाय है उसमें सावधानी पूर्वक और अच्छी कुशल प्रबंध का जो हम ध्यान रखेंगे तो हमारे मुर्गी पालक भाई, किसान भाई जो है अपने मुर्गी घरों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा मुर्गी घरों की देखभाल और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। लाख 84 खत्म होई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना। पोछी माओ का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं, पिता बहुत से हुए हमारे भूल गए पर याद नहीं। बहुत से भाई बहन जगत में एक अंक भर याद नहीं, घनी संतान करी पैदा पर भूल गए मर्याद नहीं, घनी संतान करी पैदा पर भूल गए मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना। कहीं कहीं लिप्त रहे जेरे में अपने कर्म करीने से, कहीं कहीं बंद हुए अंडे में, कहीं पैदा हुए पसीने से, कहीं जले अंदर डूब मरे, कहीं उम्र कटी जल पीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत भली इसे जीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत भली इसे जीने से। कभी आर हुए कभी पार हुए, कभी आर हुए कभी पार हुए, कभी डूब बीच मझधार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना। कहीं रंग रंग के फूल फूल में, कहीं हर्ष कहीं सोग लिया, कहीं निर्बलता कहीं प्रबलता,
कहीं रोगी बन के रोग लिया, कहीं निरप छतरधारी, कहीं जोगी बन के जोग लिया। भोग भोगने हम आए थे, भोग ने हमको भोग लिया। भोग भोगने हम आए थे, भोग ने हमको भोग लिया। बड़े बड़े ऋषि इस दुनिया में, बड़े बड़े ऋषि इस दुनिया में, सोच समझ सिर मार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म हुई ना। तृष्णा 1,84 खत्म हुई ना। ये तो सुना भैया ने लोकगीत महावीर शर्मा की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और हवा की गति रही 10.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल का अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कहीं कहीं हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल जो है हमारा रहेगा फ़ोन इन कार्यक्रम, क्योंकि मंगलवार है। और विषय रहेगा वर्षा ऋतु के दिनों में पशुओं की देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हरप्रीत सिंह। आप सीधे फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर हरप्रीत से अपने सुझाव और समस्याएं साझा कर सके हैं। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मोटा अनाज किसानों की आय में वृद्धि का नया द्वार। तो किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि हमारे जो दैनिक आहार श्रृंखला है उसमें जो है अलग अलग तरह के जो हमारे खाद्यान्न हैं उनको हम इस्तेमाल करें हैं, जो कि पौष्टिकता के लिहाज से और अपने अपने जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जो है किसान भाई अपने अपने इलाकों में उनकी काश्त करें हैं, उत्पादन ले हैं। तो इन्हीं में जो मोटे अनाज हैं जो उनका भी जो है बहुत ही अहम योगदान है, जिनकी खेती करके किसान भाई जो हैं अच्छा ज़्यादा अपनी आय में जो है आमदन में बढ़वार कर सके हैं, वृद्धि कर सके हैं। और इसी श्रृंखला में देखें हैं तो मोटे अनाज जो आ जा है वो 131 देशों में जो है इसका उत्पादन कराया जा है। और इसके साथ साथ ये भी प्रमाण है कि 3000 ईसा पूर्व जो है बाजरा जैसे मोटे अनाजों का तो उत्पादन जो है या खेती जो है वो देश विदेश में होती आ रही है। और एशिया और अफ्रीका में जो आ रहा है 69 करोड़ लोगों के लिए जो है बाजरा या मोटे अनाज एक पारंपरिक भोजन के रूप में इस्तेमाल कराया जा है। और जो यहाँ तक इसकी बात का देखा मोटे अनाज का या बाजरे का, तो उसमें बाजरा है, चारा ज्वार आ जा है, रागी है, फॉक्सटेल बाजरा है जो कंगनी के नाम से जाना जा है, या कोदो बाजरा है, या छोटा बाजरा जो कि कुटकिक के नाम से जाना जा है, प्रोसो बाजरा है जो चीना के नाम से जाना जा है, बर्नार्ड बाजरा है जो साउंड के नाम से जाना जा है, या ब्राउन टॉप बाजरा है, या फिर टेफ बाजरा है, और एक प्रकार का जौ है। ये सारे हमारे लगभग मोटे अनाजों में गिने जा हैं। और इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अहम भूमिका रहे कि खास करके उन इलाकों में कि जहाँ सिंचाई के साधन थोड़े सीमित हैं, यानी कि दूसरी फसलें हैं जिस तरह गेहूँ है, चावल वगैरह है, मक्का वगैरह है, तो उनको जो है थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े है। पर जो हमारे मोटे अनाज आ जाए वो कम से कम पानी की खपत में भी, कम कार्बन फुटप्रिंट के ज़रिए या सूखे की स्थिति में भी जो है इनकी मोटे अनाजों या मिलेट्स की जो उपज है वो संभव हो जाए। और न्यूकैस कहें कि ये जलवायु के अनुकूल फसलें हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट एक वैकल्पिक खाद्य प्रणाली का जो है निर्माण करे है। और मिलेट संतुलित आहार के साथ साथ जो है सुरक्षित पर्यावरण में भी योगदान दे है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति की जो है एक बहुत ही अच्छी देन है। मिलेट बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और खनिजों जैसे के सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है, जिनकी के कमी देखी जाए तो वो इससे पूरे हो सके हैं। और दूसरा ये कह सकेंगे जिनकी जो है प्रति व्यक्ति आय कम है
तो उनको भी जो है ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में मिलेट की फसलों और उनके उत्पादों का जो है अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता भी है, और इसीलिए जो है जब उपभोक्ता है तो इनकी बाजार मांग भी जो है बढ़ रही है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इस्तेमाल भी कराया होगा कि कई बार यूँ हो जाए कि पहले यूँ कही करते थे 7 अनाज के 7 तरह का अनाज मिला कर खाओ, या 9 तरह का अनाज मिला कर खाओ, या 5 तरह का अनाज मिला कर खाओ, तो वो पौष्टिक भी होगा और उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो वो तभी था कि वो खेतों में उत्पादन हुआ था और उसको समय समय पर जो है घरों में, गाँवों में, शहरों में अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल कराया जाता था। तो इसी तरह से देखा गया है कि जो हमारा आने वाला वर्ष है 2023, वो भी संयुक्त राष्ट्र ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित करे है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में उसको मनाया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनावेंगे। और यह न्यू कह लो कि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के सीमित साधन हैं या फिर मानसून की बरसात के ऊपर निर्भर कर हैं, वो किसान भी अपने खेतों में इसका अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। या समतल नहीं है, ऊंचे नीचे हैं, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो उनमें भी जो है कम खर्च में ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि दूसरे अनाजों में देखा गया है, धान वगैरह में, चावल वगैरह में, या फिर न्यू कह लें कि गेहूँ वगैरह में, कि उसके अंदर जो है जो देखा जा रहा है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन जो खर्च है वो बढ़ सका है। पर यहाँ पे देखा जाए कि प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर जो है इसकी खेती करी जाएगी, तो किसान भाई इससे अच्छा फ़ायदा लेंगे और आय में वृद्धि का जो है ये एक नया रास्ता तैयार होगा किसान भाइयों के लिए, जो समय समय पे जो है इसकी खेती भी करते रहेंगे। और मोटे अनाज जो कि कदन रूप में भी जाने जाए, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सवा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। जब इनको उगावेंगे किसान, फसल चक्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सके हैं, खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, और जब खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप जो है पैदावार में भी बढ़ाव होगा, और वो बढ़वार होगी, वृद्धि होगी, तो उससे किसान भाइयों की आमदनी में भी वृद्धि होगी, जो कि उनकी जो किसानों की जो आज है प्रति किसान आय जो है उसमें भी वृद्धि के लिए एक नया रास्ता बनेगा। तो यह तो करी किसान भाइयों हमने चर्चा कि मोटा अनाज किसानों की आय में वृद्धि का जो है वो किस तरह से एक नए द्वार के रूप में सिद्ध हो सका है। इसी तरह से आ है कि बिना जुताई, खाद, दवाई और निराई के कुदरती खेती भी करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कोई जुताई नहीं करनी, और इसमें धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से जो है पौधों की जड़ों के प्रवेश और केंचुओं और छोटे प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं के जरिए खेती कर लेगी और उसमें आ जाएगा, तभी ये जो है प्राकृतिक कुदरती खेती के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह उसमें ये आ जाए कि इस पद्धति में हरी खाद, गोबर खाद को इस्तेमाल किया जा सके, या फिर तीसरे में निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं, खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने, जैव बरादरी में संतुलन स्थापित करने में अपनी भूमिका निभावेंगे, और जोतने और उर्वरकों के उपयोग जैसी गलत प्रथाओं के कारण जो है कमज़ोर पौधे उगना शुरू हो जाएं तो उनमें बीमारियां लगेंगी, कीट असंतुलन की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो छेड़छाड़ ना करने से प्रकृति संतुलन बिल्कुल सही रहेगा। ये प्राकृतिक खेती में देखेंगे तो वो इसके अंदर मिलकर चलेगा। इसी तरह से जो देखा जाए कि एग्रीकल्चर जो उसमें देखा जाए कि मोटे अनाज के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए, तो उसमें यही आ जाए कि मोटे अनाज के विस्तार के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर जो देखा जा रहा है कि किस तरह से कदम उठाए कि उनकी स्थापना करने के बावजूद जो है उत्पादन, वितरण, उपभोक्ताओं के ज़रिए जो है उसमें राज्यों में मोटे अनाज मिशन की स्थापना करना और उसके उत्पादन, वितरण, उपभोक्ताओं को जो है जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये इस क्षेत्र में आ जाए। और जहाँ तक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो बात करें तो उसके अंदर जो आ जाए ये किसानों की सहायता के लिए जो है कृषि अवसंरचना कोष की योजना शुरू करी गई थी, जो जुलाई 2020 में शुरू करी गई थी, और एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दी गई। और इस फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिस्थितियों में निवेश करने के लिए जो है मध्यम और दीर्घकालिक किसानों के लिए एक ऋण योजना के रूप में इसको देखा गया। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था।
पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।